नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष में एक बहुत ही कठिन घटना पर घटित कहानी के साथ, जिसका नाम है काली हवेली। कहानी थोड़ी लंबी है, तो कृपया अपने कानों को हेडफोन से सटा ले और अपने बिस्तर पर सेज लगा ले और आराम से इस काल्पनिक कथा का आनंद ले। 7 फुट 2 इंच लंबा काला भुजंग शरीर था उसका। बेहद खौफनाक थी उसकी शक्ल सूरत, और इसकी वजह यह थी कि उसका बाईं ओर का चेहरा आधे से अधिक झुलसा हुआ था। भुजंग कहा जाता था उसे। वातावरण पर चांदनी छिटकी थी और वह इस वक्त शहर से बाहर बने एक कब्रिस्तान में खड़ा था। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस था और दूसरे में रिवॉल्वर। ब्रीफकेस एवं रिवॉल्वर को मजबूती से थामे वह खोजपूर्ण दृष्टि से चारों ओर देख रहा था। एकाएक दूर किसी चर्च के घंटे ने रात्रि के 12 बजने की सूचना दी और भुजंग चौंक कर पीछे की तरफ देखने लगा। वहां एक पक्की कब्र के पीछे उसके 2 साथी छुपे हुए थे। भुजंग ने उनमें से एक को पुकारा, देवा! तत्काल नाटे कद का एक व्यक्ति कब्र के पीछे से निकला और भुजंग के सामने आकर बोला, हम सावधान हैं बॉस, लेकिन मुझे लगता है गोल्डन मैन ने हमें मूर्ख बनाया है। ऐसा क्यों? उसने 9 बजे का समय दिया था और अब 12 बज रहे हैं, भुजंग ने कहा। तभी निकट ही किसी हंसी का स्वर सुनाई पड़ा। हंसी का यह स्वर कब्रिस्तान की उत्तरी दीवार के निकट खड़े इमली के दरख्त के पीछे से आ रहा था। सुनते ही भुजंग एवं देवा की रिवॉल्वरें तन गई। अब तक भुजंग का दूसरा साथी भी वहीं आ चुका था। कुछ क्षणोपरांत हंसी को यह स्वर खौफनाक कहकहे में बदल गया और फिर कहा गया, तुम भुजंग ही हो ना? हाँ, सुना है तुम्हें काली हवेली में फौलादी इंसान के नाम से जाना जाता है। हाँ, भुजंग ने पूरी दृढ़ता से उत्तर दिया और पूछा, मगर तुम कौन हो? उत्तर मिला, हम वही हैं जिसके लिए तुम यहां आए हो, अर्थात गोल्डन मैन। खुशी हुई ये जानकर। डॉक्टर डेंगा ने तुम्हारी मांग को स्वीकार करते हुए तुम्हारे लिए 10 लाख की रकम भेजी है। करीब आओ और अपनी रकम ले जाओ। यह सुनकर दरख्त के पीछे छुपे गोल्डन मैन ने फिर हल्का सा ठहाका लगाया और कहा, आश्चर्य है भुजंग, आश्चर्य है कि अपने आप को ज्वालागढ़ क्षेत्र का किंग कहने वाला तुम्हारा डॉक्टर डेंगा हमसे इतना भयभीत क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि उन्हें भय है कि तुम काली हवेली के विषय में बहुत कुछ जानते हो। बेशक जानते हैं भुजंग, बल्कि हम तो यह भी जानते हैं कि तुम लोगों की भविष्य की क्या योजना है। इसीलिए तो तुम्हारे लिए 10 लाख की रकम भेजी गई है। 10 लाख की रकम अथवा हमारी मौत का सामान? क्या मतलब? भुजंग ने पूछा। वह एवं उसके दोनों साथी अब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त की ओर बढ़ रहे थे, जिसके पीछे से गोल्डन मैन की आवाज आ रही थी। जबकि गोल्डन मैन ने इस बार जोरों का ठहाका लगाया और कहा, अपने आप को जरूरत से अधिक चालाक समझने की कोशिश मत करो भुजंग। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर डेंगा ने तुम्हें यहां रकम लेकर नहीं, बल्कि हमें खत्म करने के लिए भेजा है। नहीं, मगर गोल्डन मैन की आवाज आती रही, शायद तुम्हारा डेंगा यह नहीं जानता कि गोल्डन मैन किसी इंसान का नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम है और मौत को कोई भी नहीं मिटा पाता। यकीन न हो तो मुड़कर पीछे देख लो। यह सुनकर भुजंग के बढ़ते पांव रुक गए। मुड़कर पीछे देखा और अगले ही पल कब्रिस्तान के द्वार के निकट कई बम फट पड़े। वातावरण धमाकों से गूंजने लगा। यह देखकर भुजंग ने घृणा से दांत पीस लिए। उसने तुरंत अपनी जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और पिन खींचकर इमली के दरख्त की दिशा में फेंक दिया। धमाके के साथ आग की लपटें उठीं। भुजंग ने फिर दूसरा हैंड ग्रेनेड निकाला, मगर इससे पूर्व कि वह उसका प्रयोग कर पाता, इमली के दरख्त के निकट एक साथ कई बम फटे और वातावरण धमाकों से कांप गया। तभी देवा चिल्लाया, बॉस, काला धुआं! भुजंग ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान न दिया था, जबकि सच्चाई यह थी कि कब्रिस्तान के गेट एवं इमली के दरख्त की ओर से काले धुएं की घटाएं उठकर बड़ी तेजी से वातावरण पर फैलती जा रही थीं। भुजंग ये देखकर चौंका और अपने साथियों सहित फुर्ती से बाउंड्री बॉल की ओर बढ़ा। कब्रिस्तान की वे दीवारें 6 फुट से कम ऊंची न थीं, मगर इससे पहले कि भुजंग उस दीवार तक पहुंच पाता, बाउंड्री बॉल के निकट कई बम फटे और इसके साथ ही उस दिशा में भी धुएं की घटाएं उठने लगीं। ये देखकर भुजंग के बढ़ते पांव रुक गए।
उसकी समझ में न आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या। तभी देवा को जोरों की खांसी आई और वह चकराकर गिर पड़ा। देवा के साथ दूसरा व्यक्ति भी चकराकर गिरा। अपने साथियों को गिरते देखकर भुजंग को समझते देर न लगी कि यह सब काले धुएं की वजह से हुआ था। भुजंग अभी यह सब सोच ही रहा था कि एकाएक उसका सिर भी घूमने लगा। इस अनुभूति के साथ ही उसने एक नजर नीचे पड़े अपने साथियों पर डाली और फुर्ती से गेट की ओर बढ़ा, किंतु व्यर्थ। 2 कदम चलते ही उसे जोरों की खांसी आई और वह चकराकर गिर पड़ा। गिरते ही बेहोशी छा गई। वातावरण अब शांत था। भुजंग ने होश में आते ही आंखें खोल दी। देखा वह एक कमरे में बिस्तर पर लेटा था। कमरे में दवाइयों की महक फैली थी। भुजंग को समझते देर न लगी कि वह किसी हॉस्पिटल में था, लेकिन उसे यहां तक लाया कौन, यह बात उसकी समझ से परे थी। सोचते सोचते उसने उठने की कोशिश की, किंतु कामयाब न हो सका। जिस्म में जैसे नाम मात्र की भी शक्ति न रही थी। तभी उसका ध्यान अपनी दाईं भुजा की ओर गया। उसके पूरे हाथ पर पट्टी बंधी थी। संभवतः उसके हाथ में चोट लगी थी, किंतु यह सब हुआ कैसे? कब्रिस्तान में तो वह सिर्फ बेहोश हुआ था, तो क्या गोल्डन मैन ने उस पर गोली चलाई थी? भुजंग अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसकी बांह से पीड़ा की एक तेज लहर उठी और वह कराह कर रह गया। तभी कमरे का द्वार खुला। भुजंग की नजरें द्वार की ओर उठ गईं। आगंतुक डॉक्टर था। भुजंग के निकट आकर वह उसने बोला, हेलो यंग मैन, कैसे हो? अच्छा हूं, आप? डॉक्टर आस्टीन, लेकिन मैं यहां, तुम पुराने कब्रिस्तान में थे। डॉक्टर आस्टीन ने बैठकर कहा, मैं सोनपुर से लौट रहा था। अचानक मैंने कब्रिस्तान के अंदर से गोलियां चलने की आवाज सुनी, तो मैंने गाड़ी रोक दी। देखा लंबे कद का एक व्यक्ति नीचे पड़े 2 व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह पागल हो गया हो। यह देखकर मैं गेट के समीप पहुंचा और मैंने अपनी रिवॉल्वर से 2 हवाई फायर किए। फिर मुझे देखकर वह बाउंड्री बॉल पर चढ़ा और भाग गया। उसके जाने के पश्चात मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। मैंने देखा वहां 2 व्यक्ति गोलियों से छलनी पड़े थे और तुम्हारी बांह से खून बह रहा था। तुम्हारी बांह में गोली लगी थी और तुम जिंदा थे, और इसके पश्चात आप मुझे उठाकर यहां ले आए। हां, डॉक्टर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था। और वे लाशें, हो सकता है वे अभी भी वहीं पड़ी हों। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि रात के वक्त तुम उस कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। माफ करें, मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। खैर, लेकिन वे दोनों आदमी मेरे साथ थे, भुजंग ने उत्तर दिया। इसके पश्चात वह बोला, अब एक बात बताइए, मैं यहां से कब जा सकता हूं? अभी वक्त लगेगा? नहीं डॉक्टर, मेरे पास इतना वक्त नहीं। मुझे आज ही, बल्कि इसी समय यहां से जाना होगा। लेकिन यंग मैन, अभी तुम इस योग्य नहीं कि चल फिर सको। तुम्हारे जिस्म से बहुत खून बह चुका है। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर ने अपनी जेब से एक टेबलेट निकाली और फिर पानी का गिलास भुजंग की ओर बढ़ाकर वह उससे बोला, लो ये टैबलेट ले लो। भुजंग ने मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने उसे टैबलेट दी और उठ गया। डॉक्टर, गोली निगलने के पश्चात भुजंग ने कुछ कहना चाहा। डॉक्टर ने कहा, अभी आराम करो, मैं कुछ देर बाद फिर आऊंगा, कहकर वह चला गया। उसके जाते ही भुजंग ने बेबसी से दांत पीस लिए और बीती हुई घटना के विषय में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। शहर के उत्तरी छोर पर पहाड़ों की तलहटी में स्थित काले पत्थरों से निर्मित वह प्राचीन महल, जिसकी दीवारों पर राठौर राजवंश की 3 पीढ़ियों की कहानी लिखी थी, आज काली हवेली के नाम से जाना जाता था। उसी काली हवेली में शीशे के बुलेट एवं साउंड प्रूफ कक्ष में बैठा था डॉक्टर डेंगा। ठिगना कद फुटबॉल की तरह गोल चेहरा और उस पर बिज्जुओं जैसी चमकती 2 आंखें। कुल मिलाकर डेंगा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो उससे एक बार मिलता हमेशा के लिए उसी का होकर रह जाता। इस समय डेंगा के सामने शीशे की एक विशाल मेज के चारों ओर बैठे थे 5 व्यक्ति। इनमें एक बांगारोफ था, जिसे रूस का क्राइम किंग कहा जाता था। दूसरा जॉन मेकर था, जो मूल रूप से अमेरिकन था। तीसरा जार्केट, जो फ्रांस से आया था। चौथा बांड था,
जो अपने आप को लंदन का बेताज बादशाह कहता था, और पांचवां था शेर अफगन, जो मूल रूप से अफगानिस्तान का निवासी था। और अंडरवर्ल्ड की ये पांचों हस्तियां ऐसी थीं जिनका न कोई धर्म था, न ईमान था, और जिनके लिए दौलत ही सब कुछ। इस वक्त ये पांचों बड़े ध्यान से डेंगा की बात सुन रहे थे, और डेंगा इनसे कह रहा था, दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कहा जाएगा। हमारे पास इतनी दौलत होगी कि हम चाहेंगे तो किसी भी एक छोटे राष्ट्र को खरीदकर उसके सम्राट बन सकते हैं। बल्कि यदि किस्मत ने साथ दिया तो हमारे लिए समस्त विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लेना कोई बड़ी बात ना होगी। डॉक्टर, जॉन मेकर ने डेंगा की बात रोककर कहा, मैं जानता हूं ऐसा हो सकता है। सोने के इस विशाल भंडार को पाकर हमारे लिए समस्त विश्व को खरीद लेना भी कोई मुश्किल बात ना होगी, मगर इसके लिए हमें थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। मिस्टर बांगारोफ, तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉन मेकर ने बांगारोफ से पूछा। बांगारोफ की उंगलियों में सिगार सुलग रहा था। सिगार की राख झाड़कर वह बोला, मैं समझता हूं हम इस शुभ कार्य में वाकई देरी कर रहे हैं। नो मिस्टर बांगा, डेंगा ने कहा, न तो हम देरी कर रहे हैं और न ही किसी किस्म की लापरवाही बरत रहे हैं। असल में बात यह है कि अभी हमारे सामने कुछ अड़चने हैं, कुछ बाधाएं हैं, और उन्हें हटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मिस्टर डेंगा, इस दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हम न हटा सकते हों, बल्कि हम चाहें तो हमारे लिए तुम्हारे देश को जलाकर राख कर देना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये शब्द अत्यंत जोशीले अंदाज में कहे जॉन मेकर ने। बेशक बेशक मिस्टर जॉन मेकर। डेंगा के सामने शराब का गिलास रखा था। उसका हल्का सा घूंट भरकर वह बोला, मैं जानता हूं ऐसा हो सकता है और आप लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर अड़चन क्या है? अड़चन यह है कि इस क्षेत्र में एक शहर और 5 गांव बसे हैं, और जब तक इस धरती के ऊपर ये शहर और गांव बसे हैं तब तक हम खुदाई का काम शुरू नहीं कर सकते। आपका मतलब है कि इस शहर और गांवों को यहां से हटाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते? हां। बांड अब तक खामोश था। बोला, फिर तो ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझे इस शहर की नेस्तनाबूद करने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और निकटवर्ती गांव? डेंगा के इस प्रश्न का उत्तर दिया शेर अफगन ने। उसने कहा, उन गांवों को उजाड़ने और वहां रहने वाले लोगों को कत्ल करने की जिम्मेदारी मुझ पर रही। सिर्फ ये बताइए कि मुझे अपना काम कब से शुरू करना है। डेंगा ने अपना गिलास खाली कर दिया और बोला, मिस्टर अफगन, काम तो आज से ही बल्कि अभी से शुरू हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे ऐसा करते ही प्रशासन की नींद उड़ जाएंगी और तब हमें प्रशासन से भी टकराना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार सांप भी मर जाए और लाठी भी बची रहे। आपका मतलब है? जारकेट ने कहा, हम ऐसे गुप्त तरीके से अपना काम करें कि प्रशासन को पता न चले? हां, मेरा अभिप्राय यही है। इसके लिए आपका प्लान क्या है? बताता हूं, डेंगा ने कहा। मगर इससे पहले कि वह अपनी बात बता पाता, फोन की घंटी बज उठी। डेंगा ने रिसीवर उठाया। हेलो मिस्टर डेंगा, दूसरी ओर से कहा गया। हां, मगर तुम गोल्डन मैन कहते हैं हमें? डेंगा ने चौंक कर घृणा से दांत पीस लिए। पूछा, भुजंग कहां है? यह भी पूछो कि भुजंग के साथ जो 2 मुर्गी चोर कब्रिस्तान में गए थे वे कहां हैं? उनकी लाशें मुझे मिल चुकी है। मगर दूसरी ओर से गोल्डन मैन की आवाज आई, हमें खुशी है कि उस कालिए की लाश तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारा भुजंग जिंदा है, बच गया वह हमारे हाथों से। ठीक वक्त पर खुदाई खिदमतगार की तरह कोई वहां से गुजरा और उसने तुम्हारे लेफ्टिनेंट को बचा लिया। किस्मत अच्छी निकली उसे कुत्ते की, मगर इतनी अच्छी भी नहीं कि वह हमेशा तक बच सके। डेंगा ने फिर दांत पीस लिए। गुर्राकर वह बोला, तुम बदतमीजी की सीमा लांघ रहे हो गोल्डन मैन। हम पूछते हैं, जब तुम्हारी रकम तुम्हें मिल रही थी तो तुमने हमारे आदमियों को क्यों खत्म किया? इसलिए प्यारे डेंगा, क्योंकि तुम्हारे वह पिल्ले हमें खत्म करने आए थे। रही रकम की बात, तो क्या तुम अपनी बीवी की सौगंध खाकर पूरी ईमानदारी से यह कह सकते हो कि उस सूटकेस में 10 लाख की रकम थी? नहीं थी ना? वैसे हम जानते थे डेंगा साहब कि तुम्हारे जैसे लुटेरे इतनी आसानी से किसी को अपना माल नहीं देते, मगर हम भी मियां भुट्टों के जमाने के ब्लैकमेलर हैं।
सौदा पटते ही जान लेते हैं कि मुर्गे में वजन कितना है। गोल्डन मैन, तुम फालतू बकवास कर रहे हो। सच्चाई यही है कि उस सूटकेस में 10 लाख की रकम, फिर तो उस रकम को कब्रिस्तान का कोई भूत डकार गया होगा, क्यों? दूसरी ओर से कहा गया, और इसके साथ ही फोन पर गोल्डन मैन का ठहाका सुनाई दिया। डेंगा ने झल्लाकर रिसीवर पटक दिया। सामने बैठी अंडरवर्ल्ड की 5 हस्तियां उसे बड़े ध्यान से देख रही थीं। काजल जैसी स्याह रात, ज्वालागढ़ की एक अंधेरी गली, और गली में सन्नाटा ऐसा कि यदि कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी सुनाई पड़ती। संख्या में 2 थे वे, कहने को इंसान मगर शक्ल सूरत से गुरिल्ले। देखकर लगता जैसे अभी अभी अफ्रीका के जंगलों से भाग कर आए हों। सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए दोनों एक मकान के सामने रुक गए। मकान का द्वार बंद था और सामने की दीवार भी काफी ऊंची थी, किंतु इनके लिए दीवार पर चढ़ना कोई मुश्किल काम न था, और यही हुआ भी। दोनों ने अपने स्थान पर खड़े खड़े ऊंची जंप ली और दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गए। मकान बड़ा न था। गर्मी की वजह से लोग आंगन में सो रहे थे, निश्चिंत आने वाली मुसीबत से बेखबर। दोनों गुरिल्लों ने अंदर पहुंचकर एक साथ हुंकार भरी तो सोने वालों की नींद टूट गई। गुरिल्लों को देखकर लोग भय से चिल्लाए बिस्तर छोड़कर भागने की कोशिश की। भागकर वे कमरों में छुप पाते। इससे पहले गुरिल्लों ने उनमें से 2 के चेहरे नोच लिए। पूरे घर में कोहराम मच गया। बूढ़ों बच्चों सहित 8 व्यक्तियों का परिवार था वह। गुरिल्लों ने एक को भी नहीं छोड़ा, सभी के चेहरे नोच डाले। विचित्र बात तो यह थी कि गुरिल्लों ने इसके अतिरिक्त और कुछ भी न किया, किंतु जिसका भी चेहरा नोचा गया वही चीख मारकर गिरा और फिर कभी न उठा। गुरिल्लों का ये खेल लगभग 15 मिनट तक चला, और जब ये खेल रुका तो उस घर के आंगन में 8 लाशें पड़ी थीं। गुरिल्लों ने उन लाशों को देखकर फिर हुंकार भरी और द्वार खोलकर मकान से बाहर आ गए। उस गली में अब सन्नाटा न था। चीख पुकार सुनकर लोगों की नींद टूट गई थी, और उनमें से अधिकांश व्यक्ति अपनी छतों पर खड़े थे। कुछ व्यक्ति गली में भी थे। गुरिल्ले ज्यों ही गली में आए लोगों में भगदड़ मच गई, लेकिन गुरिल्लों ने उनमें से 2 को पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजों से उनके चेहरे नोच डाले। उनके साथ भी वही हुआ। दोनों व्यक्ति चीख मारकर गिरे और सदा के लिए मौत की नींद सो गए। उन्हें छोड़कर गुरिल्ले आगे बढ़े। एकाएक ड्राइवर ने इतनी फुर्ती से ब्रेक लगाए कि जीप के पहिए कई फीट तक घिसटते चले गए और इंस्पेक्टर जगदेव का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। किंतु उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और ड्राइवर से पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? वह देखिए सर, ड्राइवर ने कांपते स्वर में उत्तर दिया। विचित्र से 2 जानवर? इंस्पेक्टर जगदेव अभी तक दूसरी ओर देख रहा था, अतः उसका ध्यान सामने की ओर न था। ड्राइवर के कहने पर उसने नजरें उठाई और फिर हेडलाइट की तेज रोशनी में उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह अपने स्थान पर उछल पड़ा और मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सामने से भयानक किस्म के 2 गुरिल्ले चले आ रहे थे। देखकर जगदेव की खोपड़ी घूम गई। अब तक पीछे बैठे 4 कांस्टेबल भी बाहर आ गए थे और गुरिल्लों को देख रहे थे। जगदेव भी जीप से उतर गया और उनसे बोला, फौरन पोजीशन लो और इन्हें रोकने की कोशिश करो, और सुनो, गोलियां हवा में चलानी है। कांस्टेबल्स ने आदेश का पालन किया। जगदेव ने फिर ड्राइवर से कहा, सुनो, तुम जीप लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो और हेडक्वार्टर को फोन कर दो। मैं इन दोनों को आगे बढ़ने से रोकता हूं। ठीक है सर, ड्राइवर ने कहा और जीप लेकर चला गया। उसके जाते ही जगदेव से रिवॉल्वर निकाल ली। दोनों गुरिल्ले सधे कदमों से उनकी ओर बढ़ते रहे। दूरी कम होती रही। इंस्पेक्टर जगदेव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। गुरिल्लों के विषय में उसने बहुत कुछ पढ़ा सुना था और वह ये भी जानता था इस जानवर पर गोली चलना सोते शेर को जगाने से कम नहीं होता। गजब की फुर्ती और ताकत होती है इस जानवर में। दिक्कत तो ये थी कि इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई चेतावनी भी नहीं दी जा सकती थी। गुरिल्ले जिस प्रकार आगे बढ़ रहे थे उसे देखकर लगता था कि जैसे उन्हें जगदेव की ओर से कोई भय न था, और अंत में जब ये दूरी घटते घटते कुछ ही मीटर की रह गई तो जगदेव को अपने जवानों को आदेश देना पड़ा। फायर! आदेश मिलते ही जवानों ने आकाश की दिशा में फायरिंग शुरू कर दी। वातावरण गोलियों से कांप गया, किंतु आश्चर्य,
गुरिल्ले उसी गति से आगे बढ़ते रहे। विवश होकर इंस्पेक्टर जगदेव ने अपने जवानों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसे भय था कि कहीं गुरिल्ले उन पर आक्रमण न। मजबूरी ये थी कि वह उन पर गोली चलाना नहीं चाहता था। उसका उद्देश्य तो फोर्स आने तक गुरिल्लों को आगे बढ़ने से रोकना था, किंतु दूसरे ही क्षण जगदेव के कंठ से चीख सी निकल गई। गुरिल्लों ने आगे बढ़ते बढ़ते लंबी जंप ली और 2 जवानों को पकड़ लिया। शेष 2 जवान अपनी राइफलें छोड़कर पीछे हट गए। ये देखकर जगदेव ने गुरिल्लों पर पीछे से गोलियां चलाई, किंतु व्यर्थ। जवान चीखते रहे और गुरिल्ले उन्हें छोड़कर सड़क के दूसरी ओर चले गए। ये देखकर जगदेव की रिवॉल्वर ने फिर कई शोले उगले, किंतु कुछ भी न हुआ और गुरिल्ले एक गली में दाखिल होकर नजरों से ओझल हो गए। भुजंग को जब होश आया तो उस वक्त वह काली हवेली के पीछे झाड़ियों में पड़ा था और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। स्पष्ट था कि डॉक्टर आस्टीन ने ही उसे यहां छोड़ा था और इससे पहले उसे नशे की गोलियां देकर बेहोश कर दिया गया था। कुछ भी था, किंतु भुजंग के लिए अच्छी बात यह थी कि वह सकुशल लौट आया था। काली हवेली में आकर वह सबसे पहले डेंगा से मिला और उससे पूरी बात बताई। डेंगा ने पूछा, ये डॉक्टर आस्टीन कौन है? डॉक्टर आस्टीन अच्छा आदमी है। यदि उसने ठीक वक्त पर मेरी मदद न की होती तो मैं आपके पास लौट कर न आता। तुमने गोल्डन मैन को देखा? सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। उसका चेहरा? वह सामने नहीं आया। भुजंग की बाह में अभी भी दर्द था। उसे दूसरे हाथ से सहारा देकर वह बोला, लेकिन बॉस, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, और वो ये कि गोल्डन मैन नाम का ये शख्स सिर्फ ब्लैकमेलर ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या? सिगरेट सुलगाकर डेंगा ने पूछा। वह अब भी शीशे के उस कक्ष के एक केबिन में बैठा था। भुजंग ने उत्तर दिया, मेरा ख्याल है उसका भी अंडरवर्ल्ड से करीबी रिश्ता रहा है और वह एक निहायत ही चालाक किस्म का आदमी है। इसका मतलब है उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। यस बॉस, गोल्डन मैन को खत्म करने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ओह के, मगर दूसरे काम? वे हमने बांगारोफ, जान मेकर, जारकेट, बांड एवं शेरे अफगन को सौंप दिए हैं। मैं समझा नहीं बॉस। डेंगा ने सिगरेट का लंबा कश लिया, धुआं उड़ाया और राख झाड़कर बोला, जैसा कि तुम जानते हो, हमारा सबसे पहला काम इस क्षेत्र को खाली करना है। अर्थात हम ये चाहते हैं कि ज्वालागढ़ शहर एवं उसके आसपास के गांवों में इंसान तो दूर कोई पंछी भी दिखलाई न दे। इसके लिए हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि हम इस शहर और यहाँ के गांवों को बम से उड़ा दे, और दूसरा ये कि हम अपनी आतंकवादी गतिविधियों से लोगों को इतना आतंकित कर दें कि ये स्वयं ही इस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। ये आपने पहले भी बताया था। मगर डेंगा कहता रहा, अब हमने ये फैसला किया है कि हम यहाँ के लोगों को सिर्फ आतंकित करके ही इस क्षेत्र को खाली नहीं करा सकते। इसके लिए हमें दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा, अर्थात मारकाट और बम ब्लास्ट। हाँ, और ये दोनों काम हमने जान मेकर एवं जारकेट को सौंप दिए हैं। रही लोगों को आतंकित करने वाली बात, तो इस काम को बांड एवं शेरे अफगन को सौंप दिया गया है। इतना कहकर डेंगा ने सिगरेट एश ट्रे में कुचल दी और जेब से एक तस्वीर निकालकर भुजंग के सामने रख दी। भुजंग की नजरें तस्वीर पर जम गई। देखा, तस्वीर में गुरिल्लों की फौज खड़ी थी। पूछा, उसने ये क्या है बॉस? ये सब शेरे अफगन के आदमी है जिन्होंने गुरिल्लों की खाल पहन रखी है और उनके मुखौटे लगा रखे हैं। लेकिन लोगों को बुरी तरह से आतंकित कर देने वाला शेरे अफगन का यह प्लान हमें बेहद पसंद आया है। गुरिल्लों की इस फौज से रात के वक्त लगभग 20 लोगों को मौत की नींद सुलाकर अपनी शक्ति और फुर्ती का परिचय भी दे दिया है। खून नहीं, इन लोगों ने सिर्फ अपने शिकार के चेहरे नोचे हैं। सिर्फ चेहरे नोचने से? इन लोगों ने बाहर जाने से पहले अपने नाखूनों को साइनाइड जहर में डुबो लिया था, डेंगा ने कहा, और सिगरेट एश ट्रे में कुचलकर वह ध्यान से भुजंग की ओर देखने लगा। भुजंग बोला, आपका यह प्लान मुझे भी पसंद आया बॉस। मुझे पूरा यकीन है कि लोग गुरिल्लों के भय से धीरे धीरे यहां से जाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरिल्लों के द्वारा जो मौतें होंगी उन्हें आतंकवादी गतिविधियां भी नहीं कह जाएगा। यस, अब तुम आराम करो और गोल्डन मैन पर नजर रखो।
ओ के बॉस, भुजंग ने कहा और उठ गया। आने वाली सुबह इतनी अच्छी न थी। आकाश में घने बादल थे और तेज हवाएं चल रही थीं। चौराहों पर खड़े हाकर्स चीख रहे थे, पढ़िए आज की ताजा खबर, शहर में गुरिल्लों का आतंक, सूरज नगर में 20 आदमी मौत के घाट उतार दिए। पढ़िए पढ़िए। जबकि पुलिस हेडक्वार्टर में अपने कक्ष में बैठा एस.पी. बिजलानी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट देखकर उसने इंस्पेक्टर जगदेव को बुलाया। मिस्टर जगदेव। यस सर। आप पीरगढ़ी और सूरज नगर के लोगों से मिले? सर, मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं, जगदेव ने उत्तर दिया। पीरगढ़ी के लोगों ने 2 और सूरज नगर के लोगों ने 4 गुरिल्लों को अपनी आंखों से देखा है। और फिर सर, मेरा तो उनसे सामना भी हुआ है। मैंने उन पर गोलियां भी चलाई थी, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से निशाना चूक गया। खैर, आपने मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी है? यस सर। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि मरने वालों की गर्दन एवं चेहरे पर लगभग एक जैसे नोचने के निशान पाए गए हैं और उनकी मौत साइनाइड जैसे तेज जहर के कारण हुई है। यस सर। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है सर, मिस्टर जगदेव, बिजलानी ने जगदेव की बात रोककर कहा, प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार गुरिल्ला जाति के सभी प्राणियों में जहर पाया जाता है, किंतु साइनाइड जैसा भयानक विष नहीं। और वैसे भी मरने वालों के जिस्म पर केवल खरोचों के निशान पाए गए हैं और वे निशान दांतों से काटने के बिल्कुल नहीं हैं। इंस्पेक्टर जगदेव इस बार चौंका। बिजलानी ने फिर कहा, दूसरी बात यह है कि यहां के चिड़ियाघर में एक भी गुरिल्ला नहीं है। यस सर, इस बात की पुष्टि मैं चिड़ियाघर से कर चुका हूं, बल्कि मैं शहर में चलने वाले हेवन सर्कस के मैनेजर से भी मिल चुका हूं। उस सर्कस में भी कोई गुरिल्ला नहीं है। और इसका मतलब यह है मिस्टर जगदेव कि जिन्हें हम गुरिल्ले समझ रहे हैं वे वास्तव में गुरिल्ले नहीं हैं, बल्कि गुरिल्लों के वेश में आतंकवादी हैं। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, जगदेव ने कहा। ठीक उसी समय फोन की घंटी बजी। बिजलानी ने रिसीवर उठाया। यस, गोल्डन मैन दिस साइड। व्हाट? बिजलानी चौंका। एसपी साहब, ये हमारा नाम भी है और उपनाम भी। दूसरी ओर से कहा गया, दरअसल इसकी वजह यह है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारा रंग सोने की तरह था, यानी एकदम सुनहरी। बस घर वालों ने न तो सोचा और न समझा और गोल्डन मैन नाम रख दिया। हालांकि हमने अपने डैडी से कहा भी, भाई ऐसी भी क्या कंजूसी, किसी फुटपाथिए पंडित को ही बुला लीजिए, कम से कम ढंग का नाम तो मिल जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? एस.पी. साहब, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जो सोने की मानिंद चमकती है वास्तव में सोना नहीं होती, मगर हम हैं कि अपनी अक्ल तो उतार कर हुक पर टांग देते हैं और उसी को सोना समझ बैठते हैं। देखिए, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमारा मतलब टेल ऑफ डॉग की तरह थोड़ा टेढ़ा होता है। एस.पी. साहब, इसीलिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, अब ये बताइए कि शहर में जिन गुरिल्लों ने आतंक मचा रखा है, क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं, लेकिन क्या आपने उन्हें देखा है? हमने तो उन्हें देखा भी है और समझा भी है एस.पी. साहब, मगर हमें लगता है कि आपके जगदेव साहब ने उन्हें अच्छी तरह नहीं देखा। वैसे एक बात तो बताइए, आपके ये जगदेव साहब पुलिस में भर्ती होने से पहले क्या करते थे? प्लीज एस.पी. बिजलानी ने नम्रता से कहा, आप व्यर्थ की बातों में समय नष्ट न करें और ये बताएं कि आप उन गुरिल्लों के बारे में क्या जानते हैं। एस.पी. साहब, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि वे वास्तव में गुरिल्ले नहीं हैं, बल्कि गुरिल्लों के भेष में डॉक्टर डेंगा के फील्ड वर्कर हैं और इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य ज्वालागढ़ क्षेत्र में आतंक फैलाना है। बिजलानी इस बार चौंका। आवाज आती रही, अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर डेंगा किस बला का नाम है, तो साहब डॉक्टर डेंगा वो बला है जिसका आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, इसलिए छोड़िए और हमें इजाजत दीजिए। इसके साथ ही संबंध विच्छेद हो गया। एस.पी. बिजलानी ने रिसीवर रख दिया। उसकी आंखों में अब विचारों की छाया डोल रही थी। मौसम अब सुहावना था, संध्या का समय था और मीरा मार्केट में आज भी उतनी ही भीड़ भाड़ थी। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। एकाएक गगनभेदी धमाकों से पूरा वातावरण कांप गया। ये धमाके इतने शक्तिशाली थे कि इमारतें हिल गईं और उनकी खिड़कियों में लगा
कांच टूटकर बिखर गया। बाजार में चीख पुकार मच गई। चारों ओर धुआं फैल गया और इससे पूर्व कि वातावरण साफ होता, उसी बाजार में 3 बम और फटे। ये बम इतने शक्तिशाली थे कि एक 4 मंजिली इमारत रेत के टीले की तरह बिखर गई। चारों ओर हाहाकार। पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को आने में थोड़ा समय लगा। अब तक धुआं भी साफ हो चुका था और इसके पश्चात जो दृश्य सामने आया उसे देखकर लोगों को कलेजे कांप गए। मीरा मार्केट में 100 से अधिक क्षत विक्षत लाशें पड़ी थीं। उनमें कुछ लाशें तो ऐसी थीं जो केवल मांस का ढेर ही नजर आती थीं। गिरने वाली इमारत के नीचे कितने लोग दब मरे थे, अभी इस विषय में कोई जानकारी न थी। और जिस वक्त मीरा मार्केट में ये सब हो रहा था, होटल सुजाता के डाइनिंग हॉल में बैठे जॉन मेकर और जारकेट तंदूरी मुर्गों की राणें उधेड़ रहे थे। इस वक्त ये दोनों ही अपनी सफलता पर बेहद खुश थे और जॉन मेकर कह रहा था, तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर जारकेट, हमारे साथ किसी किस्म का धोखा नहीं होगा? 7 फुट 2 इंच लंबा काला भुजंग शरीर था उसका, बेहद खौफनाक थी उसकी शक्ल सूरत, और इसकी वजह यह थी कि उसका बाईं ओर का चेहरा आधे से अधिक झुलसा हुआ था। भुजंग कहा जाता था उसे। वातावरण पर चांदनी छिटकी थी और वह इस वक्त शहर से बाहर बने एक कब्रिस्तान में खड़ा था। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस था और दूसरे में रिवॉल्वर। ब्रीफकेस एवं रिवॉल्वर को मजबूती से थामे वह खोजपूर्ण दृष्टि से चारों ओर देख रहा था। एकाएक दूर किसी चर्च के घंटे ने रात्रि के 12 बजने की सूचना दी और भुजंग चौंक कर पीछे की तरफ देखने लगा। वहां एक पक्की कब्र के पीछे उसके 2 साथी छुपे हुए थे। भुजंग ने उनमें से एक को पुकारा। देवा, तत्काल नाटे कद का एक व्यक्ति कब्र के पीछे से निकला और भुजंग के सामने आकर बोला, हम सावधान हैं बॉस, लेकिन मुझे लगता है गोल्डन मैन ने हमें मूर्ख बनाया है। ऐसा क्यों? उसने 9 बजे का समय दिया था और अब 12 बज रहे हैं, भुजंग ने कहा। तभी निकट ही किसी हंसी का स्वर सुनाई पड़ा। हंसी का यह स्वर कब्रिस्तान की उत्तरी दीवार के निकट खड़े इमली के दरख्त के पीछे से आ रहा था। सुनते ही भुजंग एवं देवा की रिवॉल्वरें तन गईं। अब तक भुजंग का दूसरा साथी भी वहीं आ चुका था। कुछ क्षणों परांत हंसी को यह स्वर खौफनाक कह कहे में बदल गया और फिर कहा गया, तुम भुजंग ही हो ना? हाँ, सुना है तुम्हें काली हवेली में फौलादी इंसान के नाम से जाना जाता है। हाँ, भुजंग ने पूरी दृढ़ता से उत्तर दिया और पूछा, मगर तुम कौन हो? उत्तर मिला, हम वही हैं जिसके लिए तुम यहां आए हो, अर्थात गोल्डन मैन। खुशी हुई ये जानकर। डॉक्टर डेंगा ने तुम्हारी मांग को स्वीकार करते हुए तुम्हारे लिए 10 लाख की रकम भेजी है। करीब आओ और अपनी रकम ले जाओ। यह सुनकर दरख्त के पीछे छुपे गोल्डन मैन ने फिर हल्का सा ठहाका लगाया और कहा, आश्चर्य है भुजंग, आश्चर्य है कि अपने आप को ज्वालागढ़ क्षेत्र का किंग कहने वाला तुम्हारा डॉक्टर डेंगा हमसे इतना भयभीत क्यों हो गया? इसलिए क्योंकि उन्हें भय है कि तुम काली हवेली के विषय में बहुत कुछ जानते हो। बेशक जानते हैं भुजंग, बल्कि हम तो यह भी जानते हैं कि तुम लोगों की भविष्य की क्या योजना है। इसीलिए तो तुम्हारे लिए 10 लाख की रकम भेजी गई है। 10 लाख की रकम अथवा हमारी मौत का सामान? क्या मतलब? भुजंग ने पूछा। वह एवं उसके दोनों साथी अब बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त की ओर बढ़ रहे थे जिसके पीछे से गोल्डन मैन की आवाज आ रही थी। जबकि गोल्डन मैन ने इस बार जोरों का ठहाका लगाया और कहा, अपने आप को जरूरत से अधिक चालाक समझने की कोशिश मत करो भुजंग। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर डेंगा ने तुम्हें यहां रकम लेकर नहीं, बल्कि हमें खत्म करने के लिए भेजा है। नहीं, मगर गोल्डन मैन की आवाज आती रही, शायद तुम्हारा डेंगा यह नहीं जानता कि गोल्डन मैन किसी इंसान का नहीं, बल्कि मौत का दूसरा नाम है और मौत को कोई भी नहीं मिटा पाता। यकीन ना हो तो मुड़कर पीछे देख लो। ये सुनकर भुजंग के बढ़ते पांव रुक गए। मुड़कर पीछे देखा और अगले ही पल कब्रिस्तान के द्वार के निकट कई बम फट पड़े। वातावरण धमाकों से गूंजने लगा। ये देखकर भुजंग ने घृणा से दांत पीस लिए। उसने तुरंत अपनी जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और पिन खींचकर इमली के दरख्त की दिशा में फेंक दिया। धमाके के साथ आग की लपटें उठीं। भुजंग ने फिर दूसरा हैंड ग्रेनेड निकाला, मगर इससे पूर्व
कि वह उसका प्रयोग कर पाता, इमली के दरख्त के निकट एक साथ कई बम फटे और वातावरण धमाकों से कांप गया। तभी देवा चिल्लाया, बॉस, काला धुआं। भुजंग ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान न दिया था, जबकि सच्चाई यह थी कि कब्रिस्तान के गेट एवं इमली के दरख्त की ओर से काले धुएं की घटाएं उठकर बड़ी तेजी से वातावरण पर फैलती जा रही। भुजंग ये देखकर चौंका और अपने साथियों सहित फुर्ती से बाउंड्री बॉल की ओर बढ़ा। कब्रिस्तान की वे दीवारें 6 फुट से कम ऊंची न थीं, मगर इससे पहले कि भुजंग उस दीवार तक पहुंच पाता, बाउंड्री बॉल के निकट कई बम फटे और इसके साथ ही उस दिशा में भी धुएं की घटाएं उठने लगीं। ये देखकर भुजंग के बढ़ते पांव रुक गए। उसकी समझ में न आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। तभी देवा को जोरों की खांसी आई और वह चकराकर गिर पड़ा। देवा के साथ दूसरा व्यक्ति भी चकराकर गिरा। अपने साथियों को गिरते देखकर भुजंग को समझते देर न लगी कि ये सब काले धुएं की वजह से हुआ था। भुजंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि एकाएक उसका सिर भी घूमने लगा। इस अनुभूति के साथ ही उसने एक नजर नीचे पड़े अपने साथियों पर डाली और फुर्ती से गेट की ओर बढ़ा, किंतु व्यर्थ। 2 कदम चलते ही उसे जोरों की खांसी आई और वह चकरा कर गिर पड़ा। गिरते ही बेहोशी छा गई। वातावरण अब शांत था। भुजंग ने होश में आते ही आंखें खोल दी। देखा वह एक कमरे में बिस्तर पर लेटा था। कमरे में दवाइयों की महक फैली थी। भुजंग को समझते देर न लगी कि वह किसी हॉस्पिटल में था, लेकिन उसे यहां तक लाया कौन, यह बात उसकी समझ से परे थी। सोचते सोचते उसने उठने की कोशिश की, किंतु कामयाब न हो सका। जिस्म में जैसे नाम मात्र की भी शक्ति न रही थी। तभी उसका ध्यान अपनी दाईं भुजा की ओर गया। उसके पूरे हाथ पर पट्टी बंधी थी। संभवतः उसके हाथ में चोट लगी थी, किंतु यह सब हुआ कैसे? कब्रिस्तान में तो वह सिर्फ बेहोश हुआ था, तो क्या गोल्डन मैन ने उस पर गोली चलाई थी? भुजंग अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसकी बांह से पीड़ा की एक तेज लहर उठी और वह कराह कर रह गया। तभी कमरे का द्वार खुला। भुजंग की नजरें द्वार की ओर उठ गई। आगंतुक डॉक्टर था। भुजंग के निकट आकर वह उसने बोला, हेलो यंग मैन, कैसे हो? अच्छा हूं, आप? डॉक्टर आस्टीन, लेकिन मैं यहां, तुम पुराने कब्रिस्तान में थे। डॉक्टर आस्टीन ने बैठकर कहा, मैं सोनपुर से लौट रहा था। अचानक मैंने कब्रिस्तान के अंदर से गोलियां चलने की आवाज सुनी, तो मैंने गाड़ी रोक दी। देखा लंबे कद का एक व्यक्ति नीचे पड़े 2 व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह पागल हो गया हो। यह देखकर मैं गेट के समीप पहुंचा और मैंने अपनी रिवॉल्वर से 2 हवाई फायर किए। फिर मुझे देखकर वह बाउंड्री बॉल पर चढ़ा और भाग गया। उसके जाने के पश्चात मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। मैंने देखा वहां 2 व्यक्ति गोलियों से छलनी पड़े थे और तुम्हारी बांह से खून बह रहा था। तुम्हारी बांह में गोली लगी थी और तुम जिंदा थे, और इसके पश्चात आप मुझे उठाकर यहां ले आए। हां, डॉक्टर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था। और वे लाशें, हो सकता है वे अभी भी वहीं पड़ी हों। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि रात के वक्त तुम उस कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। माफ करें, मैं आपके इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। खैर, लेकिन वे दोनों आदमी मेरे साथ थे, भुजंग ने उत्तर दिया। इसके पश्चात वह बोला, अब एक बात बताइए, मैं यहां से कब जा सकता हूं? अभी वक्त लगेगा? नहीं डॉक्टर, मेरे पास इतना वक्त नहीं। मुझे आज ही, बल्कि इसी समय यहां से जाना होगा। लेकिन यंग मैन, अभी तुम इस योग्य नहीं कि चल फिर सको। तुम्हारे जिस्म से बहुत खून बह चुका है। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतना कहकर डॉक्टर ने अपनी जेब से एक टेबलेट निकाली और फिर पानी का गिलास भुजंग की ओर बढ़ाकर वह उससे बोला, लो ये टैबलेट ले लो। भुजंग ने मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने उसे टैबलेट दी और उठ गया। डॉक्टर! गोली निकलने के पश्चात भुजंग ने कुछ कहना चाहा। डॉक्टर ने कहा, अभी आराम करो, मैं कुछ देर बाद फिर आऊंगा, कहकर वह चला गया। उसके जाते ही भुजंग ने बेबसी से दांत पीस लिए और बीती हुई घटना के विषय में सोचने लगा। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। शहर के उत्तरी छोर पर पहाड़ों की तलहटी में स्थित काले पत्थरों से निर्मित वह प्राचीन महल, जिसकी दीवारों पर
राठौर राजवंश की 3 पीढ़ियों की कहानी लिखी थी, आज काली हवेली के नाम से जाना जाता था। उसी काली हवेली में शीशे के बुलेट एवं साउंड प्रूफ कक्ष में बैठा था डॉक्टर डेंगा। ठिगना, कद फुटबॉल की तरह गोल चेहरा और उस पर बिज्जुओं जैसी चमकती 2 आंखें। कुल मिलाकर डेंगा का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो उससे एक बार मिलता हमेशा के लिए उसी का होकर रहे। इस समय डेंगा के सामने शीशे की एक विशाल मेज के चारों ओर बैठे थे 5 व्यक्ति। इनमें एक बांगारोफ था जिसे रूस का क्राइम किंग कहा जाता था। दूसरा जॉन मेकर था जो मूल रूप से अमेरिकन था। तीसरा जार्केट जो फ्रांस से आया था। चौथा बांड था जो अपने आप को लंदन का बेताज बादशाह कहता था और 5वां था शेरे अफगन जो मूल रूप से अफगानिस्तान का निवासी था। और अंडरवर्ल्ड की ये 5 हस्तियां ऐसी थीं जिनका न कोई धर्म था न ईमान था और जिनके लिए दौलत ही सब कुछ थी। इस वक्त यह 5 बड़े ध्यान से डेंगा की बात सुन रहे थे और डेंगा इनसे कह रहा था, दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति कहा जाएगा। हमारे पास इतनी दौलत होगी कि हम चाहेंगे तो किसी भी एक छोटे राष्ट्र को खरीदकर उसके सम्राट बन सकते हैं। बल्कि यदि किस्मत ने साथ दिया तो हमारे लिए समस्त विश्व को अपनी मुट्ठी में कर लेना कोई बड़ी बात ना होगी। डॉक्टर, जॉन मेकर ने डेंगा की बात रोककर कहा, मैं जानता हूं ऐसा हो सकता है। सोने के इस विशाल भंडार को पाकर हमारे लिए समस्त विश्व को खरीद लेना भी कोई मुश्किल बात ना होगी, मगर इसके लिए हमें थोड़ा तेजी से चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। मिस्टर बांगारोफ, तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉन मेकर ने बांगारोफ से पूछा। बांगारोफ की उंगलियों में सिगार सुलग रहा था। सिगार की राख झाड़कर वह बोला, मैं समझता हूं हम इस शुभ कार्य में वाकई देरी कर रहे हैं। नो मिस्टर बांगा, डेंगा ने कहा, न तो हम देरी कर रहे हैं और न ही किसी किस्म की लापरवाही बरत रहे हैं। असल में बात यह है कि अभी हमारे सामने कुछ अड़चनें हैं, कुछ बाधाएं हैं और उन्हें हटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मिस्टर डेंगा, इस दुनिया में ऐसी कोई बाधा नहीं जिसे हम न हटा सकते हों, बल्कि हम चाहें तो हमारे लिए तुम्हारे देश को जलाकर राख कर देना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये शब्द अत्यंत जोशीले अंदाज में कहे जॉन मेकर ने। बेशक बेशक मिस्टर जॉन मेकर। डेंगा के सामने शराब का गिलास रखा था। उसका हल्का सा घूंट भरकर वह बोला, मैं जानता हूं ऐसा हो सकता है और आप लोग ऐसा कर सकते हैं। फिर अड़चन क्या है? अड़चन यह है कि इस क्षेत्र में एक शहर और 5 गांव बसे हैं और जब तक इस धरती के ऊपर ये शहर और गांव बसे हैं तब तक हम खुदाई का काम शुरू नहीं कर सकते। आपका मतलब है कि इस शहर और गांवों को यहां से हटाए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते? हां। बांड अब तक खामोश था। बोला, फिर तो ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझे इस शहर की नेस्तनाबूद करने में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और निकटवर्ती गांव? डेंगा के इस प्रश्न का उत्तर दिया शेरे अफगन ने। उसने कहा, उन गांवों को उजाड़ने और वहां रहने वाले लोगों को कत्ल करने की जिम्मेदारी मुझ पर रही। सिर्फ ये बताइए कि मुझे अपना काम कब से शुरू करना है। डेंगा ने अपना गिलास खाली कर दिया और बोला, मिस्टर अफगन, काम तो आज से ही बल्कि अभी से शुरू हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे ऐसा करते ही प्रशासन की नींद उड़ जाएंगी और तब हमें प्रशासन से भी टकराना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार सांप भी मर जाए और लाठी भी बची रहे। आपका मतलब है? जार्केट ने कहा, हम ऐसे गुप्त तरीके से अपना काम करें कि प्रशासन को पता न चले? हां, मेरा अभिप्राय यही है। इसके लिए आपका प्लान क्या है? बताता हूं, डेंगा ने कहा। मगर इससे पहले कि वह अपनी बात बता पाता, फोन की घंटी बज उठी। डेंगा ने रिसीवर उठाया। हेलो मिस्टर डेंगा, दूसरी ओर से कहा गया। हां, मगर तुम गोल्डन मैन कहते हैं हमें। डेंगा ने चौंक कर घृणा से दांत पीस लिए। पूछा, भुजंग कहां है? यह भी पूछो कि भुजंग के साथ जो 2 मुर्गी चोर कब्रिस्तान में गए थे वे कहां हैं? उनकी लाशें मुझे मिल चुकी है। मगर दूसरी ओर से गोल्डन मैन की आवाज आई, हमें खुशी है कि उस कालिए की लाश तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम्हारा भुजंग जिंदा है
बच गया वह हमारे हाथों से। ठीक वक्त पर खुदाई खिदमतगार की तरह कोई वहां से गुजरा और उसने तुम्हारे लेफ्टिनेंट को बचा लिया। किस्मत अच्छी निकली उसे कुत्ते की, मगर इतनी अच्छी भी नहीं कि वह हमेशा तक बच सके। डेंगा ने फिर दांत पीस लिए। गुर्राकर वह बोला, तुम बदतमीजी की सीमा लांघ रहे हो गोल्डन मैन। हम पूछते हैं, जब तुम्हारी रकम तुम्हें मिल रही थी तो तुमने हमारे आदमियों को क्यों खत्म किया? इसलिए प्यारे डेंगा, क्योंकि तुम्हारे वह पिल्ले खत्म करने आए थे। रही रकम की बात, तो क्या तुम अपनी बीवी की सौगंध खाकर पूरी ईमानदारी से यह कह सकते हो कि उस सूटकेस में 10 लाख की रकम थी? नहीं थी ना? वैसे हम जानते थे डेंगा साहब कि तुम्हारे जैसे लुटेरे इतनी आसानी से किसी को अपना माल नहीं देते, मगर हम भी मियां भुट्टों के जमाने के ब्लैकमेलर हैं। सौदा पटते ही जान लेते हैं कि मुर्गे में वजन कितना है। गोल्डन मैन, तुम फालतू बकवास कर रहे हो। सच्चाई यही है कि उस सूटकेस में 10 लाख की रकम थी। फिर तो उस रकम को कब्रिस्तान का कोई भूत डकार गया होगा, क्यों? दूसरी ओर से कहा गया, और इसके साथ ही फोन पर गोल्डन मैन का ठहाका सुनाई दिया। डेंगा ने झल्लाकर रिसीवर पटक दिया। सामने बैठी अंडरवर्ल्ड की 5 हस्तियां उसे बड़े ध्यान से देख रही थीं। काजल जैसी स्याह रात, ज्वालागढ़ की एक अंधेरी गली, और गली में सन्नाटा ऐसा कि यदि कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी सुनाई पड़ती। संख्या में 2 थे वे, कहने को इंसान मगर शक्ल सूरत से गुरिल्ले। देखकर लगता जैसे अभी अभी अफ्रीका के जंगलों से भागकर आए हों। सधे कदमों से आगे बढ़ते हुए दोनों एक मकान के सामने रुक गए। मकान का द्वार बंद था और सामने की दीवार भी काफी ऊंची थी, किंतु इनके लिए दीवार पर चढ़ना कोई मुश्किल काम न था, और यही हुआ भी। दोनों ने अपने स्थान पर खड़े खड़े ऊंची जंप ली और दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गए। मकान बड़ा न था। गर्मी की वजह से लोग आंगन में सो रहे थे, निश्चिंत आने वाली मुसीबत से बेखबर। दोनों गुरिल्लों ने अंदर पहुंचकर एक साथ हुंकार भरी तो सोने वालों की नींद टूट गई। गुरिल्लों को देखकर लोग भय से चिल्लाए बिस्तर छोड़कर भागने की कोशिश की, भागकर वे कमरों में छुप पाते, इससे पहले गुरिल्लों ने उनमें से 2 के चेहरे नोच लिए। पूरे घर में कोहराम मच गया। बूढ़ों बच्चों सहित 8 व्यक्तियों का परिवार था वह। गुरिल्लों ने एक को भी नहीं छोड़ा, सभी के चेहरे नोच डाले। विचित्र बात तो यह थी कि गुरिल्लों ने इसके अतिरिक्त और कुछ भी न किया, किंतु जिसका भी चेहरा नोचा गया वही चीख मारकर गिरा और फिर कभी न उठा। गुरिल्लों का यह खेल लगभग 15 मिनट तक चला, और जब यह खेल रुका तो उस घर के आंगन में 8 लाशें पड़ी थीं। गुरिल्लों ने उन लाशों को देखकर फिर हुंकार भरी और द्वार खोलकर मकान से बाहर आ गए। उस गली में अब सन्नाटा न था। चीख पुकार सुनकर लोगों की नींद टूट गई थी, और उनमें से अधिकांश व्यक्ति अपनी छतों पर खड़े थे। कुछ व्यक्ति गली में भी थे। गुरिल्ले ज्यों ही गली में आए, लोगों में भगदड़ मच गई, लेकिन गुरिल्लों ने उनमें से 2 को पकड़ लिया और अपने नुकीले पंजों से उनके चेहरे नोच डाले। उनके साथ भी वही हुआ। दोनों व्यक्ति चीख मारकर गिरे और सदा के लिए मौत की नींद सो गए। उन्हें छोड़कर गुरिल्ले आगे बढ़े। एकाएक ड्राइवर ने इतनी फुर्ती से ब्रेक लगाए कि जीप के पहिए कई फीट तक घिसटते चले गए और इंस्पेक्टर जगदेव का सर डैशबोर्ड से टकरा गया। किंतु उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और ड्राइवर से पूछा, गाड़ी क्यों रोक दी? वह देखिए सर, ड्राइवर ने कांपते स्वर में उत्तर दिया। विचित्र से 2 जानवर। इंस्पेक्टर जगदेव अभी तक दूसरी ओर देख रहा था, अतः उसका ध्यान सामने की ओर न था। ड्राइवर के कहने पर उसने नजरें उठाई और फिर हेडलाइट की तेज रोशनी में उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह अपने स्थान पर उछल पड़ा और मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। सामने से भयानक किस्म के 2 गुरिल्ले चले आ रहे थे। देखकर जगदेव की खोपड़ी घूम गई। अब तक पीछे बैठे 4 कांस्टेबल भी बाहर आ गए थे और गुरिल्लों को देख रहे थे। जगदेव भी जीप से उतर गया और उनसे बोला, फौरन पोजीशन लो और इन्हें रोकने की कोशिश करो, और सुनो, गोलियां हवा में चलानी है। कांस्टेबल्स ने आदेश का पालन किया। जगदेव ने फिर ड्राइवर से कहा, सुनो, तुम जीप लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो और हेडक्वार्टर को फोन कर दो। मैं इन दोनों को आगे बढ़ने से रोकता हूं। ठीक है सर, ड्राइवर ने कहा और जीप लेकर चला गया।
उसके जाते ही जगदेव से रिवॉल्वर निकाल ली। दोनों गुरिल्ले सधे कदमों से उनकी ओर बढ़ते रहे। दूरी कम होती रही। इंस्पेक्टर जगदेव समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। गुरिल्लों के विषय में उसने बहुत कुछ पढ़ा सुना था और वह ये भी जानता था इस जानवर पर गोली चलना सोते शेर को जगाने से कम नहीं होता। गजब की फुर्ती और ताकत होती है इस जानवर में। दिक्कत तो ये थी कि इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई चेतावनी भी नहीं दी जा सकती। गुरिल्ले जिस प्रकार आगे बढ़ रहे थे उसे देखकर लगता था कि जैसे उन्हें जगदेव की ओर से कोई भय न था। और अंत में जब ये दूरी घटते घटते कुछ ही मीटर की रह गई तो जगदेव को अपने जवानों को आदेश देना पड़ा। फायरा! आदेश मिलते ही जवानों ने आकाश की दिशा में फायरिंग शुरू कर दी। वातावरण गोलियों से कांप गया, किंतु आश्चर्य, गुरिल्ले उसी गति से आगे बढ़ते रहे। विवश होकर इंस्पेक्टर जगदेव ने अपने जवानों को पीछे हटने का आदेश दिया। उसे भय था कि कहीं गुरिल्ले उन पर आक्रमण न कर दें। मजबूरी ये थी कि वह उन पर गोली चलाना नहीं चाहता था। उसका उद्देश्य तो फोर्स आने तक गुरिल्लों को आगे बढ़ने से रोकना था, किंतु दूसरे ही क्षण जगदेव के कंठ से चीख सी निकल गई। गुरिल्लों ने आगे बढ़ते बढ़ते लंबी जंप ली और 2 जवानों को पकड़ लिया। शेष 2 जवान अपनी राइफलें छोड़कर पीछे हट गए। ये देखकर जगदेव ने गुरिल्लों पर पीछे से गोलियां चलाईं, किंतु व्यर्थ। जवान चीखते रहे और गुरिल्ले उन्हें छोड़कर सड़क के दूसरी ओर चले गए। ये देखकर जगदेव की रिवॉल्वर ने फिर कई शोले उगले, किंतु कुछ भी न हुआ और गुरिल्ले एक गली में दाखिल होकर नजरों से ओझल हो गए। भुजंग को जब होश आया तो उस वक्त वह काली हवेली के पीछे झाड़ियों में पड़ा था और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। स्पष्ट था कि डॉक्टर आस्टीन ने ही उसे यहां छोड़ा था और इससे पहले उसे नशे की गोलियां देकर बेहोश कर दिया गया था। कुछ भी था, किंतु भुजंग के लिए अच्छी बात यह थी कि वह सकुशल लौट आया था। काली हवेली में आकर वह सबसे पहले डेंगा से मिला और उससे पूरी बात बताई। डेंगा ने पूछा, ये डॉक्टर आस्टीन कौन है? डॉक्टर आस्टीन अच्छा आदमी है। यदि उसने ठीक वक्त पर मेरी मदद न की होती तो मैं आपके पास लौट कर न आता। तुमने गोल्डन मैन को देखा? सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी, उसका चेहरा वह सामने नहीं आया। भुजंग की बांह में अभी भी दर्द था। उसे दूसरे हाथ से सहारा देकर वह बोला, लेकिन बॉस एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, और वो ये कि गोल्डन मैन नाम का ये शख्स सिर्फ ब्लैकमेलर ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या? सिगरेट सुलगाकर डेंगा ने पूछा। वह अब भी शीशे के उस कक्ष के एक केबिन में बैठा था। भुजंग ने उत्तर दिया, मेरा ख्याल है उसका भी अंडरवर्ल्ड से करीबी रिश्ता रहा है और वह एक निहायत ही चालाक किस्म का आदमी है। इसका मतलब है उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। यस बॉस, गोल्डन मैन को खत्म करने की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। ओह के, मगर दूसरे काम? वे हमने बांगारोफ, जान मेकर, जारकेट बांड एवं शेर अफगन को सौंप दिए हैं। मैं समझा नहीं बॉस। डेंगा ने सिगरेट का लंबा कश लिया, धुआं उड़ाया और राख झाड़कर बोला, जैसा कि तुम जानते हो, हमारा सबसे पहला काम इस क्षेत्र को खाली करना है। अर्थात हम ये चाहते हैं कि ज्वालागढ़ शहर एवं उसके आसपास के गांवों में इंसान तो दूर कोई पंछी भी दिखलाई न दे। इसके लिए हमारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि हम इस शहर और यहाँ के गांवों को बम से उड़ा दे, और दूसरा ये कि हम अपनी आतंकवादी गतिविधियों से लोगों को इतना आतंकित कर दें कि ये स्वयं ही इस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। ये आपने पहले भी बताया था, मगर डेंगा कहता रहा, अब हमने ये फैसला किया है कि हम यहाँ के लोगों को सिर्फ आतंकित करके ही इस क्षेत्र को खाली नहीं करा सकते। इसके लिए हमें दूसरा तरीका भी अपनाना पड़ेगा, अर्थात मार काट और बम ब्लास्ट। हाँ, और ये दोनों काम हमने जान मेकर एवं जारकेट को सौंप दिए हैं। रही लोगों को आतंकित करने वाली बात, तो इस काम को बांड एवं शेरे अफगन को सौंप दिया गया है। इतना कहकर डेंगा ने सिगरेट ऐश ट्रे में कुचल दी और जेब से एक तस्वीर निकालकर भुजंग के सामने रख दी। भुजंग की नजरें तस्वीर पर जम गई। देखा तस्वीर में गुरिल्लों की फौज खड़ी थी। पूछा उसने, ये क्या है बॉस? ये सब शेरे अफगन के आदमी है जिन्होंने गुरिल्लों की खाल पहन रखी है और उनके मुखौटे लगा रखे हैं।
लेकिन लोगों को बुरी तरह से आतंकित कर देने वाला शेरे अफगन का ये प्लान हमें बेहद पसंद आया है। गुरिल्लों की इस फौज से रात के वक्त लगभग 20 लोगों को मौत की नींद सुलाकर अपनी शक्ति और फुर्ती का परिचय भी दे दिया है। खून नहीं, इन लोगों ने सिर्फ अपने शिकार के चेहरे नोचे हैं। सिर्फ चेहरे नोचने से इन लोगों ने बाहर जाने से पहले अपने नाखूनों को साइनाइड जहर में डुबो लिया था, डेंगा ने कहा, और सिगरेट एश ट्रे में कुचलकर वह ध्यान से भुजंग की ओर देखने लगा। भुजंग बोला, आपका यह प्लान मुझे भी पसंद आया बॉस। मुझे पूरा यकीन है कि लोग गुरिल्लों के भय से धीरे धीरे यहां से जाना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरिल्लों के द्वारा जो मौतें होंगी उन्हें आतंकवादी गतिविधियां भी नहीं कह जाएगा। यस, अब तुम आराम करो और गोल्डन मैन पर नजर रखो। ओके बॉस, भुजंग ने कहा और उठ गया। आने वाली सुबह इतनी अच्छी न थी। आकाश में घने बादल थे और तेज हवाएं चल रही थीं। चौराहों पर खड़े हाकर्स चीख रहे थे, पढ़िए आज की ताजा खबर, शहर में गुरिल्लों का आतंक, पीर घड़ी और सूरज नगर में 20 आदमी मौत के घाट उतार दिए। पढ़िए पढ़िए। जबकि पुलिस हेडक्वार्टर में अपने कक्ष में बैठा SP बिजलानी मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहा था। रिपोर्ट देखकर उसने इंस्पेक्टर जगदेव को बुलाया। मिस्टर जगदेव? यस सर। आप पीर गढ़ी और सूरज नगर के लोगों से मिले? सर, मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं, जगदेव ने उत्तर दिया। पीर गढ़ी के लोगों ने 2 और सूरज नगर के लोगों ने 4 गुरिल्लों को अपनी आंखों से देखा है, और फिर सर, मेरा तो उनसे सामना भी हुआ है। मैंने उन पर गोलियां भी चलाई थीं, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से निशाना चूक गया। खैर, आपने मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी है? यस सर। रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि मरने वालों की गर्दन एवं चेहरे पर लगभग एक जैसे नोचने के निशान पाए गए हैं और उनकी मौत साइनाइड जैसे तेज जहर के कारण हुई है। यस सर। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है सर, मिस्टर जगदेव, बिजलानी ने जगदेव की बात रोककर कहा, प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार गुरिल्ला जाति के सभी प्राणियों में जहर पाया जाता है, किंतु साइनाइड जैसा भयानक विष नहीं। और वैसे भी मरने वालों के जिस्म पर केवल खरोचों के निशान पाए गए हैं, और वे निशान दांतों से काटने के बिल्कुल नहीं हैं। इंस्पेक्टर जगदेव इस बार चौंका। बिजलानी ने फिर कहा, दूसरी बात यह है कि यहां के चिड़ियाघर में एक भी गुरिल्ला नहीं है। यस सर, इस बात की पुष्टि मैं चिड़ियाघर से कर चुका हूं, बल्कि मैं शहर में चलने वाले हेवन सर्कस के मैनेजर से भी मिल चुका हूं। उस सर्कस में भी कोई गुरिल्ला नहीं है। और इसका मतलब यह है मिस्टर जगदेव कि जिन्हें हम गुरिल्ले समझ रहे हैं वे वास्तव में गुरिल्ले नहीं हैं, बल्कि गुरिल्लों के वेश में आतंकवादी हैं। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, जगदेव ने कहा। ठीक उसी समय फोन की घंटी बजी। बिजलानी ने रिसीवर उठाया। यस, गोल्डन मैन दिस साइड। व्हाट? SP साहब, ये हमारा नाम भी है और उपनाम भी, दूसरी ओर से कहा गया। दरअसल इसकी वजह यह है कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारा रंग सोने की तरह था, यानी एकदम सुनहरी। बस घर वालों ने न तो सोचा और न समझा और गोल्डन मैन नाम रख दिया। हालांकि हमने अपने डैडी से कहा भी, भाई ऐसी भी क्या कंजूसी, किसी फुटपाथी पंडित को ही बुला लीजिए, कम से कम ढंग का नाम तो मिल जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? SP साहब, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जो सोने की मानिंद चमकती है वास्तव में सोना नहीं होती, मगर हम हैं कि अपनी अक्ल तो उतारकर हुक पर टांग देते हैं और उसी को सोना समझ बैठते हैं। देखिए, मैं आपका मतलब नहीं समझा। हमारा मतलब टेल ऑफ डार्क की तरह थोड़ा टेढ़ा होता है। SP साहब, इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर, अब ये बताइए कि शहर में जिन गुरिल्लों ने आतंक मचा रखा है, क्या आपने उन्हें देखा है? नहीं, लेकिन क्या आपने उन्हें देखा है? यह कहानी हमारे प्रिय लेखक राहुल जी द्वारा लिखित है, तो श्रोताओं, आज की इस कहानी के इस भाग में अब तक इतना ही। आगे इस कहानी का कल फिर से अगला भाग लेकर हाजिर होता हूं आपकी खिदमत में। तब तक के लिए जो श्रोता हमारे इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबाकर रखें
ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप कुछ इस कहानी के बारे में कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं कुमार लेता हूं आप सभी से विदा। धन्यवाद।